ओके, सो नाउ सी, तो मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने वो होमवर्क दिया था आपको, राइट। और अच्छा, वो स्फीयर वाला मैंने करवाया क्या कि वो टचिंग वाला इस टाइप का 25% चार्ज ट्रांसफर वाला, वो वाला भी नहीं करवाया ना? नहीं कर रहा सर। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देख लेते एक बार। हमारे पास सर्कुलर पाथ वाला, ठीक है, मान लो कि 3 चार्जेस थे, वो प्लेस थे 3 चार्जेस वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है। और एक चार्ज यहाँ पे था, दूसरा चार्ज यहाँ पे, तीसरा चार्ज यहाँ पे, राइट। और एक इसके सेंटर पे था, और ये जो था सर्कल का रेडियस जिस पे ये मूव कर रहा है वो था आर रेडियस, राइट। अब यहां से ये था -2q चार्ज, दिस वाज +q एंड +q चार्ज, एंड ये सारे चार्जेस सर्कुलर मोशन कर रहे थे। अब सर्कुलर मोशन करेंगे तो डेफिनेटली एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से सर्कुलर मोशन में आपने देखा हुआ ही है कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक। मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सपोज एक पार्टिकल है हमारा, सपोज वो सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है इधर के डायरेक्शन में, लाइक दिस, इधर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो बातें हैं, ठीक है। दो बातें क्या है कि सर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग से बांध दिया था, तो टी टेंशन होगा और ये v वेलोसिटी से होगा। अगर m मास है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² बाई r हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में mv² बाई r, राइट। अच्छा, तो इसमें भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इस कंडीशन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एंड सेंट्रीपिटल, उसके लिए सेंट्रीपिटल चाहिए। तो सर अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मास m है, तो इस पार्टिकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है लाइक हमारा ये वाला। मान लो कि इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है mv² बाई r, ठीक है। अब इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन कौन सा फोर्स है? तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला एक फोर्स तो ये है कि ये चार्ज है +q, ये है -q, है ना। तो इस चार्ज पे लगाने वाला फोर्स है +q और -q। तो अगर -q का डायरेक्शन आप देखेंगे, -q के फोर्स का डायरेक्शन देखें, तो ये इधर के डायरेक्शन में होगा, सेंटर के डायरेक्शन में, राइट, इधर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी दो फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस, ये क्योंकि रिपल्सिव नेचर के हैं, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, लाइक दिस। कौन से कलर से दिखा दूं मैं इसको? ऑरेंज कलर से दिखा देता हूं। लाइक ये वाला फोर्स इधर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में। और दूसरा वाला जो फोर्स है हमारा, इधर के डायरेक्शन में होगा, इधर के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये तो हमने दिखाई दिया था, दूसरा वाला फोर्स ये वाला, ठीक है, ये वाला इधर दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। तो ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आप नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स, तो सर ये एक फोर्स है ना, ये एक फोर्स है F, दिस इज ऑल्सो फोर्स F। मतलब देखो सर, इन दोनों का नेट फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। वॉइस को ऑफ कर लें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। यहाँ पे एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, जो मैंने वायलेट कलर वाला दिखाया है, ये वाला, जो -2q चार्ज लगा, ठीक है। एंड ये दोनों फोर्सेस हैं। तो अगर नेट फोर्स आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये F माइनस, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा, F माइनस, ये मैंने इस कलर से दिखा दिया, ठीक है, ताकि कलर में आपको ये चीज थोड़ा क्लैरिटी रहे,
2f cos थीटा, या फिर इसको f1 कह दो, इसको f1 कह दो, 2f1 cos थीटा बाई 2 which is equal to mv square by r, which is equal to mv square by r, mv square by r। देखो ये इक्वेशन समझ में आई? क्या ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो प्लीज पूछ, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ये इक्वेशन समझ में नहीं है ना? एक बात बताइए, अगर हाँ, अगर मैं कहता कि चलो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, इस चार्ज पे ये वाला चार्ज है ना, ये प्लस क्यू वाला चार्ज और ये प्लस क्यू वाला चार्ज किधर फोर्स लगा रहा है? ये रेड कलर वाला F1 फोर्स लगा रहा है या नहीं? नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ सर। हाँ, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक बात सुना, ये बहुत सिंपल है ये आपको एकदम बहुत चीज नहीं सोचना। अगर मैं ये कहता, यहाँ देखो, मैं अगर कहता कि यहाँ देखिए, यहाँ पे दो चार्जेस रखे, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। बोलो इस पे फोर्स किधर लग रहा है और नेट फोर्स कितना लग रहा है? मुझे बता सकते हैं इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो सर इस पे नेट फोर्स अगर देखो तो इधर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, अवे, है ना? और मान लो कि ये F1 है, मान लो ये F1 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा? इन दिस डायरेक्शन लगेगा। और ये फोर्स कितना हो जाएगा? ये फोर्स अगर आप देखो, मान लो ये F1 डैश मान लेता हूं, तो F1 डैश कितना हो जाएगा? 2f1 cos थीटा बाई 2, है ना? ठीक है। अब मैंने कहा कि एक चार्ज को मैंने यहाँ पे भी प्लेस किया हुआ है, एक चार्ज को यहाँ पे भी प्लेस किया हुआ है, लेकिन ये चार्ज हमारा -2q चार्ज। तो सर ये अगर फोर्स मैं पूछूं आपसे, ये जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है, मान लो ये F फोर्स है, तो ये F फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स यहाँ पे ये F हो जाएगा, है ना? ये F जो भी वैल्यू है वो तो हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फोर्स, एक फोर्स ये वाला है, एक फोर्स ये वाला है, तो इसमें से F नेट अगर आप देखोगे, F नेट हमारा कितना हो जाएगा? F माइनस F1 डैश, ये F1 डैश था। समझ में आई बात? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ देखो, ये जो गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब देखो, गुड। अब यहाँ पे देखो, ये वाला अगर आप फोर्स देखेंगे तो ये वाला फोर्स कितना है? F फोर्स कितना है हमारा? F फोर्स है K, इन दोनों के बीच में Q और -2Q के बीच में फोर्स, तो K Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, -2 F1। F1 कितना होगा? क्या ये F1 बता सकते हैं आप? हाँ, ये F1 कितना आ जाए? तो ये पहले मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? ये या साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये साइड लेंथ आप निकाल सकते हो, ये लेंथ, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। L को R के टर्म में लिखना पड़ेगा, एंड cos थीटा बाई 2, ये 30 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री, एंड विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, अभी L को मुझे V लिख रहा है ना, तो V तो मिल गया, अब हमें यहाँ से V मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या L की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्या मुझे अगर ये डिस्टेंस पता है तो क्या मैं L की वैल्यू नहीं निकाल सकता? L की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? How much is the value of L? How much is the value of L? तो यहाँ देखो, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर किसी भी ट्राइंगल में आप देखोगे
अगर ट्राइंगल का मैं यहाँ देख लीजिए, इस नेक्स्ट पेज में देखिए कि मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, √3r²। √3r² सर क्या R√3। r√3 पक्का? हाँ सर। ये वाला r√3 होगा पक्का, एल की वैल्यू हाँ सर। कैसे निकाला हाँ आपने? सर। यहाँ पे आपने ये थीटा माना 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा, है ना? कई लोगों को में भी समझ नहीं आया होगा, तो चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, कई लोगों को ये बात ये हो गई, उन्होंने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा हमें फाइंड करने में। ये देखो, मान लो कि ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, ये लेंथ हमें पता है, ठीक है ना, ये सेंटर है इसका, ये आर पता है हमें, ये आर पता है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको ये तो टोटल लेंथ पता ही होती है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री लिख लीजिए, cos 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 30 दिस डिवाइडेड बाई ये वाला, मतलब ये l/2 होगा, है ना, l/2, तो l/2 मतलब दिस परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना, l/2 डिवाइडेड बाई r, एंड cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये l/2r, आप जैसे भी फाइंड कर सकते हो, आप कर लो, तो l इज इक्वल टू कितना हो गया, √3r। l की वैल्यू अगर यहाँ पे √3r पुट करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया सर दिस k2kq² डिवाइडेड बाय r², 2kq² डिवाइडेड बाय r² माइनस 2kq² डिवाइडेड बाई √3l था ना, √3l मतलब √3r, तो 2kq² डिवाइडेड बाई 3r² which is equal into cos 30, cos 30 कितना है, √3/2 which is equal to mv² by r, right, mv²/, यहाँ से क्या हम लोग r गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है, 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2kq² डिवाइडेड बाई r माइनस kq², किधर लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दे रहे हैं, कुछ देर पहले दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा वो नेटवर्क का इशू रहा होगा, क्या सभी को दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं सर, दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था ना, दिखाई दे रहा है सर। गुड, तो यहाँ से v नहीं निकाल सकते क्या हम लोग, यहाँ देखो, यहाँ से हो जाएगा kq² डिवाइडेड बाई mr, राइट, एंड 2 माइनस 1/√3 एंड टोटल का रूट, दिस इज द आंसर। कितने लोगों को मिला था ये आंसर, बताओ मुझे, कितने लोगों को मिला था ये आंसर, आपने फाइंड किया था, जल्दी से बताओ, ट्राई किया था या नहीं किया था? हाँ सर, थानोस, गुड, चलो बच्चों, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन यू कैन से, क्योंकि इस पे हमारे कई कॉन्सेप्ट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट था, दूसरा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, इसका कॉन्सेप्ट था, दैट्स व्हाई मैंने इसको बताया। देखो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से पूछा है कई लोगों ने कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो सुनो, यहाँ पे लगने वाला F1 F2 का और ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो रिपल्सिव नेचर का 2 लग रहा है, Q और Q, इस Q चार्ज पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा और ये F1 लगाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बाहर के डायरेक्शन में होगा, और एक -2Q चार्ज है जो कि सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगाएगा, और यही टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स होगा, अब अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको पता है टुवर्ड्स सेंटर लगने वाला फोर्स, जैसे यहाँ पे टेंशन मैंने लिया है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन हमारा तो है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कितना है, नेट फोर्स, तो F माइनस 2F1 cos θ/2, तो F1 कितना है सर, F अगर देखो, सॉरी F अगर देखो ये वाला, तो K Q1 Q2 Q इंटू 2Q, क्योंकि ये तो 2Q था, डिवाइडेड बाय r², क्योंकि ये रेडियस ही r गिवन था,
-2f1, f1 हमारा कितना है? तो सर f1 तो हमें ये l लेंथ चाहिए होगा, तो k q स्क्वायर 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर 2f cos थीटा बाई 2, ये जो ट्राइंगल वाला मैंने बताया था उसमें, इंटू cos 60 बाई 2, तो 30 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। l की वैल्यू √3r होगी, l की वैल्यू √3r होगी, जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास था, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन सर एल का वैल्यू समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? एल का वैल्यू, एल की, अच्छा एल की वैल्यू समझ में नहीं आई। एल की वैल्यू बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से अगर आपने, ये सेंटर था ना उसका सर्कल का, है ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ देखो, मान लो ये सर्कल था हमारा, है ना, इसे मान लो कि सर्कल तो बना नहीं, एलिप्स बन गया। तो यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ से आपने एल की वैल्यू हमें निकालनी है, ये है ना, मुझे ये पता है, ये पता है, तो इस ट्राइंगल में आप देखो, इस ट्राइंगल में अगर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वैसे भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाली टोटल लेंथ लेकर, है ना, या फिर सिंपल सा यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, है ना, तो ये साइन थीटा अगर ले लेते हो आप, कॉस थीटा, इनफैक्ट दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दिस l/3, ये बेस हो गया, जिस पे परपेंडिकुलर होता है बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस r है हमारा, तो l/2 डिवाइडेड बाय r, समझ में आया? ओके चलो, तो नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? डाइलेक्ट्रिक वाला था। तो डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन कितना आंसर फाइंड किया बताइए, डाइलेक्ट्रिक वाले में बच्चों बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहिए किसी ने ट्राई किया है? ये डिस्टेंस बेसिकली मैंने दिखाया था, दो चार्जेस थे। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग हो क्लास में या सब लोग क्लास छोड़ दी? नहीं सर, क्लास में क्लास में हो ना? क्लास में हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ सभी लोग क्लास में हैं। इसका आंसर हाँ 1 मीटर था, ये 1 मीटर था और ये 1 मीटर था, और k की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वो वाला k नहीं है, दैट्स वाई मैंने फॉर्मूला में वो k हटा ही दिया था। ये +4 कूलम है और ये k q2 इज -4 कूलम। ठीक है, अब यहां से 250 × 10⁻22 आया, 250 × 10⁻22 नहीं, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ओके नाउ सी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं, हाँ अच्छा क्वेश्चन नहीं, बाद में मैंने शायद वो भेजा था, एक क्वेश्चन लिखकर मैंने दोबारा से वो ग्रुप में भेजा था, ग्रुप में दोबारा भेजा था एक क्वेश्चन, और कहा था कि फाइंड फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है ना, वो उसमें नहीं हो पाया था क्लास में। साउंड नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रहा है सर। हाँ, जिनको साउंड नहीं आ रही है तो एक बार ना आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पाता साउंड, लेकिन मेरे तरफ तो स्टेबल है, मेरे तरफ वैसा कुछ इशू नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप फाइन करोगे तो यहाँ पे आप पहले आर इफेक्टिव आपको फाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, आर इफेक्टिव फाइन करने के बाद ही आप इसको फाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आर इफेक्टिव है कितना, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे फोर्स फाइंड करोगे तो सर फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, दिस फोर्स F कैन बी रिटन एज, देखो दिस फोर्स F कैन बी रिटन एज, देखो Q1 Q2 तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैंने क्या बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर। सर क्यों आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखूं? क्या मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकता जो आपने बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला था,
ये फॉर्मूला था। लेकिन बच्चों याद करिए, ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया था उसमें तो अगर पूरा दोनों सेम मीडियम पे रहे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, यहाँ पे देखिए, अगर इस सिचुएशन में आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आप क्या पुट करोगे? या तो ये वाला फॉर्मूला लिखते, या सर आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया होता, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर के इंटू आर का होल स्क्वायर, ये लिखते। तो सर के की वैल्यू 4 रख दोगे, लेकिन सर यहाँ पे भी तो वैल्यू है, यहाँ तो के की वैल्यू 1 है, एयर है तो के की वैल्यू 1 है, इधर भी एयर है तो के की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। दैट्स वाई हमें किस चीज की जरूरत है, हमें सबसे पहला आर इफेक्टिव, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर के की वैल्यू आप पुट करते हो तो आप इसका आंसर नहीं फाइंड कर सकते, और ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का एकदम ध्यान रखिए बच्चों। दैट्स वाई मैंने ये इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस दिया था लास्ट क्लास में ही, और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर के की वैल्यू कैसे पुट करें। प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको सिंपल था कि के की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में, यू विल गेट द आंसर। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो सबसे पहला हमें आर इफेक्टिव फाइंड करना पड़ेगा। तो आर इफेक्टिव हमारा है कितना? तो सर आर इफेक्टिव होगा कितना? जब तक आर इफेक्टिव नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखो आर इफेक्टिव कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज पे ध्यान दो। आर इफेक्टिव, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, सपोज एयर ही होता, तो Q1 Q2 के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होता? आर इफेक्टिव कितना होता, या आर कितना होता अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता? और ये 1 मीटर ही होता, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो कितना होता टोटल? 3 मीटर सर, 3 मीटर होता, 3 ठीक है मीटर ना, 3 मीटर होता। इसका मतलब सर अभी कौन कौन सा चेंज नहीं हो रहा है? सर सिर्फ ये भी मिड वाला जो m है, सॉरी मिड वाला 1 मीटर है वही चेंज होगा, बाकी ये दोनों तो चेंज होगा नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, अच्छा इसके लिए आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इसके लिए आर इफेक्टिव मैंने आपको बताया था रूट ओवर के इंटू आर का, रूट ओवर के इंटू आर एंड प्लस 1 मीटर, है ना, क्योंकि ये तो 1 मीटर सेम ही रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर के की वैल्यू लिख भी दो तो के की वैल्यू 1, तो 1 का रूट भी 1 इंटू 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर, बुक में नहीं मिलेगा, सच कह रहा हूं मैं, ये वाला खास कर ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बहुत ही रेयर चांसेस है बुक में मिलने के, इतना एंड प्लस 1, तो कितना मिला बच्चों 1 प्लस रूट 4 का 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 मीटर हो गया। इसका मतलब ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ये जो 1 मीटर है, ये 1 मीटर इफेक्टिव डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? ये इफेक्टिव डिस्टेंस दिखा रहा है 2 मीटर, लेकिन 1 मीटर तो एक्स्ट्रा था ही जो कि एयर में था, वो तो सेम रह जाएगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको सेम लिखा, उसको सेम लिखा, लेकिन ये वाला हमारा चेंज हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो बच्चों, आया सर। आया ना? तो ये आर इफेक्टिव हाँ, आपको फाइंड करना होता है, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे गलती कर देते हैं। वो लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करना शुरू कर देते हैं, और जब डायरेक्टली पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, आप गड़बड़ कर जाओगे, और वो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो एक मिनट, ये कोई कह रहे हैं, अच्छा ये, अच्छा कुछ लोगों को तो साउंड आ ही नहीं रहा होगा, ये कुछ लोगों ने वॉइस तो कनेक्ट ही नहीं किया है, तो कैसे होगा? कई लोगों का वॉइस कनेक्टेड ही नहीं है, जैसे मसूद अकरम है, मामन हुसैन है, नवज्योति नाथ है, इन लोगों का वॉइस कनेक्टेड नहीं है, तो इन लोगों का वॉइस कैसे आएगा? राइट, चलो एक बार फिर से सुनो, आर इफेक्टिव हमें फाइंड करना है। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हमें आर इफेक्टिव फाइंड करना है। आर इफेक्टिव, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मेरा नहीं होता, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक, अच्छा मैं एक बात बताता हूं कि सर अगर यही चीज, यही कंडीशन हमारा होता यहाँ पे, मान लो कि यहाँ से ये डाइलेक्ट्रिक हमारा 1 है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में फाइंड करना है, लाइक ये तो लाइन है हमारा, इस पे मैंने चार्ज को रखा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है,
और यहाँ पे k की वैल्यू 1 है और ये भी 1 मीटर है, ठीक है। मतलब ये है k की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, k की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1। r इफेक्टिव अगर देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या r अगर देखो तो यहाँ पे r कितना है हमारा, दिस r इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3 मीटर। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला में भी पुट करोगे या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे और आप r को ऐसे लिखना चाहते हो कि सर √k × 1 प्लस √k × 1 प्लस √k × 1, ठीक है। इसको k, ये वाला k या k1 मान लो, ये k2 मान लो, ये k3 मान लो। तो k1 हमारा कितना है, k1 कितना है 1 है, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, तो कितना हो गया 3 मीटर हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने कह दिया कि सपोज यहाँ पे मैंने इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को चेंज कर दिया। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मैंने यहाँ पे k की वैल्यू कितनी ले ली 4 ले ली, और मैंने पूछा इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, ये दोनों चार्जेस के बीच में, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये वाला 1 मीटर तो था ही हमारा, ये भी 1 मीटर था और ये भी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। लेकिन सर अब के इफेक्टिव हमारा चेंज हो जाएगा, आर इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर इफेक्टिव आप लिखोगे, मान लो ये वाला एयर है तो k1 1 है, ये k2 मान लो, और ये k3 ये भी मान लो, ये भी 1 है, क्योंकि एयर में तो 1 ही होता है। तो √k1 × 1 प्लस √k2 × 1 प्लस √k3 × 1, क्योंकि आर इफेक्टिव तो ऐसे ही फाइंड होगा। तो यहाँ पे k1 कितना था √1 × 1 प्लस k2 कितना था √4 × 1 प्लस k3 कितना था √1 × 1, तो यहाँ है 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, जो हमारा क्वेश्चन था दिस वन। क्या आप समझ में आई? अब भी कोई दिक्कत है बच्चों बोलो, अब भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। खैर अब आई डोंट थिंक कि अब यहाँ से कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए। नहीं सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आर इफेक्टिव हमारा कितना हो गया, सॉरी एफ। अब अगर एफ देखो, यहाँ से एफ देखो तो एफ कितना है हमारा, दैट इज क्यू स्क्वायर। क्यू कितना था 4 कूलम × 4 कूलम डिवाइडेड बाई, है ना, 4 कूलम × 4 कूलम डिवाइडेड बाई 4πε0, है ना। तो 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू, हाँ सर लास्ट में जो √k r वो स्क्वायर होगा या सिर्फ √k r होगा? नहीं, आर इफेक्टिव तो √k r ही होगा, इसका स्क्वायर हम बाद में कर लेंगे। सर लास्ट में जो लिखा है कौन सा वाला, लास्ट में कॉर्नर में ये वाला, अच्छा ये वाला, हाँ सर हाँ ये स्क्वायर होगा। बेसिकली, हाँ ये बेसिकली हमारा क्या होता है ना, ये अगर लिखेंगे तो ये इसका स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये तो मैं फॉर्मूला में आर इफेक्टिव का स्क्वायर लिख रहा हूँ ना, √k ये आर इफेक्टिव हो गया। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है k3/r² होता है ना। हाँ सर, मेरे पास जो फोर्स होता है, समझ गया ना, तो ये होता है। हाँ सर। तो यहाँ अगर 1/4πε0 की वैल्यू मैं लिखूं, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9 × 10⁹ तो मुझे उस वाले झंझट से दूर हो जाऊंगा मैं, 9 × 10⁹ एंड डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, this gets cancel out, तो 9 × 10⁹ न्यूटन इज द आंसर। गॉट इट? हाँ बोलो, ना बोलो बच्चों, नहीं आया समझ? आया सर। चलो आया सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये है बेसिकली आपको, अब सर कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक दे दे, क्या आप इसका आर इफेक्टिव नहीं फाइंड कर सकते? अब आप आर इफेक्टिव बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हो, और ये वाला आप फाइंड कर सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। चलो अब इसमें एक चीज और लेता हूं मैं, जो स्फीयर वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है अभी तक, वो स्फीयर वाला, क्योंकि अभी तक पॉइंट चार्जेस की हम बात कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में अब हमारा कंटिन्यूअस चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। 2 स्मॉल स्फीयर्स है हमारे पास, ठीक है ना, 2 स्मॉल स्फीयर्स हैं लाइक दिस। सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और इन सब चीजों से रिलेटेड। ये है हमारा दूसरा स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है। इस पे मैंने
-8 कूलम चार्ज दिया प्लस 32 कूलम चार्ज दे दिया। दोनों स्फीयर ए है एंड बी है, एंड इन दोनों का जो सेपरेशन है, सेंटर के बीच का सेपरेशन है, वो है r। दिस इज r, ये है r, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन दोनों को टच कराया एंड देन रिप्लेस्ड सेम सेपरेशन पे। तो कह रहा है कि फोर्सेस का बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग इसके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे लिखता हूं मैं, इन गिवन डायग्राम two identical spheres are given -8 coulomb and 32 coulomb charge respectively. Now they are touched and replaced at the same separation. Then find the ratio of the forces before and after touching. After touching. 16:9. Okay. 16:9 सानुस ने बताया 16:9। बाकी बच्चों आप लोग बताइए, सभी लोग बताएं, फिर मैं इस पे आऊंगा। तो पहले आप लोग बताएं, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूं और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और 2018 में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा मेरे क्लास नोट से, थोड़ा डेटा चेंज था, ठीक है। हाँ माइनस होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि पहले अट्रैक्टिव नेचर का था। अच्छा इसमें नेचर भी है, पहले अट्रैक्टिव नेचर का है तो बाद में रिपल्सिव नेचर का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? ओके चलो बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन। कई लोगों का आ चुका होगा, कई लोग कैलकुलेट कर ही रहे होंगे, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। चलो तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, और एक HW दूंगा मैं बेसिकली। अच्छा बिफोर टचिंग हमारा सपोज सिचुएशन ऐसा था, बिफोर टचिंग द सिचुएशन वाज लाइक दिस, ठीक है ना। एंड आफ्टर टचिंग सिचुएशन इज लाइक दिस। बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग, यहाँ देखिए, बिफोर टचिंग -8 कूलम और +32 कूलम and separation is R. Then the force is, this force F1 can be written as K into 8 into 32 divided by R square, right? अच्छा जब दोनों को टच कराएंगे, तो दोनों पे चार्ज कितना कितना आएगा, जबकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो दोनों पे चार्ज कैसा कैसा आएगा बच्चों, बताओ दोनों पे चार्ज कैसा कैसा आएगा, ये बताओ कितना कितना आएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा टोटल चार्ज अगर देखो, इसमें टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज दैट इज इक्वल टू, और चार्ज तो कंजर्व है, -8 + 32 तो कितना हो गया 24 कूलम +24। इसका मतलब अब दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब +12 कूलम एंड +12 कूलम चार्ज आ जाएगा, 12 कूलम चार्ज आ जाएगा। क्योंकि देखो
चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा, दोनों शेयरिंग सेम रहेगा। टोटल चार्ज जितना है इनिशियली और चार्जेस का कंजर्वेशन ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है। फाइनली भी हमारे पास कितना होना पड़ेगा, उतना ही चार्ज होना पड़ेगा। और क्योंकि आइडेंटिकल दोनों है तो चार्जेस तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए। तो अब जो फोर्स होगा ये F2 जब लिखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, राइट। और ये अट्रैक्टिव नेचर का है, दिस इज अट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। देन रेशियो नाउ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू K इंटू 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाई K इंटू 12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड जब इसको आप फाइंड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 9 आता है, 16 डिवाइडेड बाई 9 आता है, ठीक है। तो ये 16 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, एक बार चेक कर लेना। ओके बच्चों, क्या यहां तक बातें समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक होमवर्क दे देता हूं। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देता हूं, ये है हमारा, सपोज एक स्फीयर है, दूसरा वाला स्फीयर, अगेन एक स्फीयर, यहाँ पे स्मॉल स्फीयर्स हैं, और इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया था और इसको भी मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया था इनिशियल। दोनों का सेपरेशन आर है, दोनों का सेपरेशन आर है। एंड मैंने क्या किया, इस पे से 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, 25% चार्ज। देन बिफोर ट्रांसफरिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग इसका क्या होगा, हाँ पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। बिफोर ट्रांसफरिंग एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो इन गिवन डायग्राम, हो सकता है क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, इन गिवन डायग्राम इफ 25% ए है और ये बी है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑफ द चार्ज